बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे और टॉपिक की सेलुलर रिस्पायरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को डिटेल से डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। अगर आपके सामने एक सिंपल वर्ड आ जाए रिस्पायरेशन का, तो आप उसे रिस्पायरेशन बोलोगे या फिर ब्रीथिंग रिस्पायरेशन बोलोगे, ठीक है। तो आज मैं डिफरेंस बता देती हूँ। रिस्पायरेशन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है सेलुलर रिस्पायरेशन और एक होती है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन सिंपल हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस, ठीक है। इनहेल हम ऑक्सीजन को कर रहे होते हैं और एक्सहेल हम कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे होते हैं। तो वो ब्रीथिंग प्रोसेस जो होगा वो ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन कहलाएगी। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन आके CH बॉन्ड को ब्रेक करती है और उसके रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सेल लेवल पे होती है। तो ये डिफरेंस हो गया आपके पास रिस्पायरेशन का, सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। तो हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन को। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होगा, जैसा कि अगर हम फ्यूल बर्न करते हैं तो फ्यूल में क्या होता है कि फ्यूल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें CH बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन उसके आके जब मिलती है तो वो CH बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और उसके रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। तो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ऑर्गेनिज्म वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन से लेते हैं। फूड में CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके उस CH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और उसके रिजल्ट में क्या मिलती है, इनको एनर्जी मिलती है। तो हम देख लेते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच आता है यहाँ पे, in which CH bond are broken by the oxidation and reduction reaction and carbon dioxide and water are produced. This is energy yielding process, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या बनता है, एनर्जी बन रही है, तो डैट्स हम कहते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज लिया फूड के, ठीक है, C6H12O6। अब ये क्या आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब जैसे इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, जैसे इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन में ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जब हाइड्रोजन मिलेगा तो ये वाटर बना देगा। तो इसकी क्या हुई, रिडक्शन। इसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, क्योंकि अब ऑक्सीजन के साथ वाटर हाइड्रोजन मिला तो इसमें क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो डेट से हमने लिखा है कि CH बॉन्ड आर ब्रोकन बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना और साथ में एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके रिजल्ट में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो डेट्स वाई हम कहते हैं कि ये एक सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनती है और एनर्जी भी रिलीज होती है। होप सो आपको ये वाली डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब सेलुलर रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मीन कि जब सेलुलर रिस्पायरेशन होगी तो वो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो सेलुलर रिस्पायरेशन होगी, प्रोसेस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एनारोबिक, जब भी बायोलॉजी में वर्ड एन का आता है, एन मीन विदाउट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सेलुलर रिस्पायरेशन तब होगी जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। तो एनारोबिक को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, इसमें ग्लूकोज है वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में आपके पास आ जाता है ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू पायरोवेरिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज बेसिकली 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में आ जाएगा पायरोवेरिक एसिड में। इसको पायरोवेट भी किसी बुक में लिखा होगा, किसी बुक में पायरोवेरिक एसिड भी लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो पहले फेज में क्या होगा कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरोवेरिक एसिड के अंदर। सेकेंड फेज में क्या होगा कि सेकेंड फेज में ये पायरोवेरिक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इसके रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये था आपके पास एनारोबिक रिस्पायरेशन। इज दैट क्लियर।
नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेकंड टाइप इज एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज की कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, मीन की ग्लूकोज कंप्लीटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट नहीं होता किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसमें जो पहला फेज होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एरोबिक रिस्पायरेशन की तरह, ठीक है, जैसा कि उसमें ग्लूकोज है वो पायरुवेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी तरह एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज है वो पायरुवेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा पायरुवेरिक एसिड में तो फिर क्या होगा, फिर पायरुवेरिक एसिड में, एनारोबिक में तो हमने बात की थी कि पायरुवेरिक एसिड आगे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर पायरुवेरिक एसिड इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिर एनारोबिक की रिस्पायरेशन को हमने ऑन द बेसिस ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड दो के अंदर क्लासीफाई कर दिया है। एक को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तब बोलेंगे जब पायरुवेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तब बोलेंगे जब पायरुवेरिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। तो अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये बेसिकली बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में होते हैं, ठीक है। और इसमें होता यह है कि जो पायरुवेरिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जैसा कि हम यीस्ट को यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बनाने के लिए, तो आप वो डो रखते हो, ठीक है, डो थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं फूल जाता है, खमीर जिसमें हम डालते हैं, ठीक है, आटे के अंदर, तो वो डो जो है वो फूल जाता है, ठीक है। अब वो फूलता है किस वजह से, क्योंकि जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो डो फूल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ होती है इनके अंदर, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, लेकिन ऐसी नहीं है कि थोड़ी बहुत जो है वो एनिमल्स के अंदर भी होती है। मीन के स्केलेटल मसल्स, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस बीइंग की, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है थोड़ी सी। वो कैसे होती है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं तो उसके दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो डेफिशिएंसी हो रही होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। जब थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की तो हमारी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तब क्या होता है, तब वहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन होना शुरू हो जाती है। मीन के तब वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड केमिकल बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकावट सी महसूस होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि भागते दौरान हमें जो है वो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, हम थक से जाते हैं, थकावट सी महसूस होने लगती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और लैक्टिक एसिड भी हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकावट सी महसूस होती है। तो इसी तरह मिल्क में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है, मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टिक एसिड में। दिस इज़ ऑल अबाउट सेलुलर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि जब एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है तो उस दौरान एनर्जी मैक्सिमम रिलीज हो रही होती है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज। और जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है तब एनर्जी रिलीज होती है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो डेट्स जो है वो मिनिमम एनर्जी और लेस एनर्जी, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।